सबसे पहले तो आप इस हेडलाइन को देखिए। वीवर्क ने अमेरिका में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन साल 2019 में 47 बिलियन डॉलर के आसपास थी, जिसने दुनिया के 39 कंट्रीज में अपने 777 ऑफिसेस खोल रखे थे। उस कंपनी को इस साल के फर्स्ट हाफ में 69.6 मिलियन डॉलर का नेट लॉस हुआ है और अब आलम यह है कि कंपनी ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। अब सवाल उठता है कैसे? जो कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी उसने ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से उसकी कंडीशन आज इतनी खराब हो गई है कि अब वो बैंकरप्सी के दरवाजे पे आके खड़ी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए समझने की कोशिश करते हैं कि वीवर्क ने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की जिसकी वजह से आज वो बैंकरप्सी के कगार पर आ चुका है। एडम न्यूमैन और मिगेल मैकेल्वी इन दोनों ने मिलकर 2010 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में वीवर्क की शुरुआत की। वैसे दोस्तों, एडम और मिगेल के एक दूसरे से मिलने से पहले ही उन्होंने अलग अलग स्टार्टअप शुरू कर दिए थे, जिनमें से कुछ में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया और कुछ बुरी तरीके से फेल भी रहे थे। सो दोस्तों, एडम ने अपने काम के लिए न्यूयॉर्क सिटी की एक बिल्डिंग में पूरे फ्लोर को रेंट पे लिया हुआ था, लेकिन उसके ऑफिस का कुछ स्पेस खाली था जिसका ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं था। सो एडम ने अपना दिमाग लगाया और उसने अपने लैंडलॉर्ड को कन्विंस कर लिया कि क्या मैं स्पेस को किसी और को रेंट पे दे सकता हूँ। सो उसके लैंडलॉर्ड ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। उसके बाद में दोस्तों, जब एडम की मुलाकात मिगेल से हुई तो मिगेल को एडम का अपने ऑफिस को रेंट पे देने का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। उसके बाद में दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक स्टार्टअप शुरू करेंगे और उन्होंने एक बिजनेस प्लान बना डाला और अपनी कंपनी का नाम रखा ग्रीन डेस्क। अब मिगेल ने कंपनी के लिए लोगो और वेबसाइट दोनों डिजाइन की और उसके बाद में बारी थी प्लान को एग्जीक्यूट करने की। उसके बाद में दोनों ने एडम के लैंडलॉर्ड से बात की और उनके बिल्डिंग में बचे हुए स्पेस को रेंट पे ले लिया और फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें ऑफिस का स्ट्रक्चर दिया और फिर अलग अलग लोगों को रेंट पे दे दिया। जल्दी इनका ये जो बिजनेस मॉडल था काफी सक्सेसफुल रहा और दोनों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लग गया। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि उनके बिजनेस मॉडल में ऐसी क्या खास बात थी कि लोग उनसे ही रेंट पे जगह ले रहे थे, कहीं और भी तो वो ले सकते थे। देखिए दोस्तों, एक चीज तो हम सभी जानते हैं कि चाहे इंडिया हो या फिर फॉरेन कंट्रीज, आज के टाइम में जो वर्क प्लेसेस होते हैं या फिर ऑफिस स्पेस होते हैं उनका रेंट काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए होता है कि उनका जो ऑफिस हो मेन सिटी के अंदर हो, ताकि ऑफिस के आसपास ही उनको जो भी बेसिक सुविधाएं हो वो आसानी से मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, जिनका स्टार्टअप होता है या फिर बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होता है, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि बहुत बड़ी स्पेस को रेंट पे लिया जा सके। सो इन्हीं पेन पॉइंट्स को वो समझ चुके थे और इनको ध्यान में रख के उन्होंने बिजनेस मॉडल बनाया था ग्रीन डेस्क का। उन्होंने कम रेंट में सिटी के अंदर लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से स्पेस दिया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में एडम के लैंडलॉर्ड ने देखा कि ये तो अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको एक ऑफर दिया कि देखिए, मेरे पास एक और बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से खाली पड़ी है, अगर आपको चाहिए तो वो भी रेंट पे ले लो और उसको भी अपने बिजनेस मॉडल में यूज करो। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ शेयर मैं आपको भी दूंगा। एडम और मिगेल को तो ऐसे ही मौके की तलाश थी क्योंकि उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना था। सो झट से उन्होंने लैंडलॉर्ड को हाँ बोल दिया और उनकी बिल्डिंग को देखने के लिए निकल पड़े। फिर उन्होंने बिल्डिंग को रेंट पे ले लिया और कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए और फिर पूरी जगह को छोटे छोटे प्लेसेस में डिवाइड कर दिया और उसके बाद में उस प्लेस की जमकर मार्केटिंग की। फिर दोस्तों, एडम और मिगेल की मेहनत रंग लाई और जल्दी पूरी बिल्डिंग रेंट पे लग गई। साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि अगर इस बिजनेस मॉडल को बड़े लेवल पे ले जाया जाए तो इससे उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है जिसे पाने की ख्वाहिश हर किसी को होती है। उसके बाद में एडम और मिगेल ने अपनी कंपनी यानी कि ग्रीन डेस्क को उसी लैंडलॉर्ड को बेच दिया। उसके बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के नेबरहुड सोहो में वीवर्क की शुरुआत की, जो कि काफी हद तक ग्रीन डेस्क से मिलता जुलता था, लेकिन इसमें फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा थी। 5 लोग हो या फिर कोई अकेला इंसान हो, वीवर्क में सबको उनकी जरूरत के हिसाब से स्पेस मिल सकता था। ऑफिस में उन्होंने सारी एमिनिटीज भी दी थी, जैसे कि वाईफाई, डेस्क, मीटिंग रूम, या फिर आप यूं समझ लीजिए ऑफिस में जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है A to Z सारी चीजें वीवर्क के वर्क स्पेस में मिला करती थी। यहाँ तक कि दोस्तों, वीवर्क ने लोगों को पर सीट भी रेंट पे लेने की सुविधा दी थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत ही कम टाइम में एडम और मिगेल का ये जो बिजनेस मॉडल था वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया और उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर वीवर्क ने अपने शुरुआती दौर में एक रियल एस्टेट डेवलपर जोएल शेबर से फंडिंग उठाई और फिर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा एक्सपांशन हो सके इसके लिए वीवर्क को और पैसे की जरूरत थी, तो 2012 में उन्होंने फेडेलिटी बेंचमार्क कैपिटल और दूसरे इन्वेस्टर से लगभग $17 मिलियन की फंडिंग उठाई। कुछ समय के बाद में उन्होंने जेफरी ग्रुप से भी फंडिंग ले ली और उसके बाद में वीवर्क ने दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अपने बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस के और ज्यादा एक्सपांशन के लिए वीवर्क ने जेपी मॉर्गन और कुछ दूसरे इन्वेस्टर से भी $150 मिलियन की फंडिंग जुटाई। समय समय पर वीवर्क को अलग अलग इन्वेस्टर से फंडिंग मिलती रही और दिसंबर 2014 में वीवर्क की वैल्यूएशन लगभग $5 बिलियन हो गई। उसके बाद में साल 2016 में एडम ने सॉफ्टबैंक ग्रुप के सीईओ मासायोशी सन से मुलाकात की और उनको अपनी बातों से इस तरीके से प्रभावित कर दिया कि सॉफ्टबैंक ने साल 2017 में वीवर्क के लिए $3.1 बिलियन की न्यू फंडिंग दी और इसी साल कंपनी की वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच गई। वीवर्क अपने बिजनेस को एक्सपांड करता रहा और दुनिया के 39 कंट्रीज में 777 लोकेशन पे अपने वर्क प्लेसेस ओपन कर दिए। और दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे वीवर्क काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। इंडिया की कई सारी मेट्रो सिटीज में वीवर्क के वर्क स्पेसेस ओपन हो गए थे और इसके लिए वीवर्क ने ढेरों प्रॉपर्टीज लीज पे या फिर लंबे समय के लिए रेंट पे ली थी और उसको अपने हिसाब से और लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर को वर्किंग स्पेसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो वीवर्क काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट कमाने में स्ट्रगल भी कर रहा था। तो ऐसे में बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक ही ऑप्शन था, फंडिंग लो और
एक्सपांड करो। इसीलिए वीवर्क एक के बाद एक फंडिंग लेता गया और उसका वैल्यूएशन बढ़ता गया। जनवरी 2019 में वीवर्क की वैल्यूएशन बढ़कर $47 बिलियन हो गई थी। और दोस्तों उसके बाद में वीवर्क अपने आईपीओ को लाने की प्लानिंग करने लगा। वैसे आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप अभी भी नहीं समझे आईपीओ का मतलब क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करके पैसे उठाती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। नाउ बैक टू द टॉपिक। वीवर्क ने डिसाइड किया था कि वो अपने आईपीओ में $3 से $4 बिलियन जुटाएंगे और इसी सोच के साथ 14 अगस्त 2019 में वीवर्क ने यूएसए में आईपीओ फाइल किया था। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने वीवर्क के आईपीओ में इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक वीवर्क का जो बिजनेस मॉडल था बहुत ही रिस्की था। इसके अलावा बहुत से इन्वेस्टर्स ने तो उस वक्त वीवर्क के बिजनेस मॉडल पे ही सवाल उठा दिया, क्योंकि वीवर्क ने अपने आईपीओ प्रोस्पेक्ट में बताया था कि वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जबकि असल में तो वीवर्क एक रियल एस्टेट कंपनी है। इसके अलावा वीवर्क की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब थी। देखिए, सीएनबीसी के अकॉर्डिंग साल 2018 में वीवर्क का रेवेन्यू था $1.8 बिलियन, वहीं लॉस था $1.9 बिलियन। उसी प्रकार साल 2019 में वीवर्क का शुरुआती 6 महीने का रेवेन्यू था $1.54 बिलियन, जबकि लॉस की बात करें तो वो था $900 मिलियन के आसपास। यानी वीवर्क का रेवेन्यू और लॉस लगभग बराबर जैसे ही था, और रही बात प्रॉफिट की, वो तो दूर दूर तक कहीं पे था ही नहीं। इन्वेस्टर इस बात को अच्छे से जानते थे कि वीवर्क को अपने लॉसेस को रोकने के लिए आगे और भी फंडिंग की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा जिन जगहों पे कंपनी ने अपने वर्क स्पेसेस खोले थे या फिर जहां पे प्रॉपर्टी लीज पे ली थी, वो भी काफी रिस्की था। अब जरा आप खुद ही सोच के देखिए, अगर कस्टमर को अचानक से वीवर्क में स्पेस रेंट पे नहीं चाहिए या फिर वीवर्क की डिमांड कम हो जाती है, तो फिर भी वीवर्क को तो लीज एग्रीमेंट पूरा होने तक पैसा देना ही पड़ेगा, जिससे कंपनी के घाटे में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। इन्हीं रीजंस की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स वीवर्क के आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और फाइनली वीवर्क का यूएस में आईपीओ फेल रहा। और आईपीओ के फेल होने से सॉफ्टबैंक को अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती नजर आने लगी। उसे बचाने के लिए उन्होंने कंपनी में एक बार फिर से फंडिंग डाली और सॉफ्टबैंक का वीवर्क में ओवरऑल $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो गया। साथ ही सॉफ्टबैंक ने एडम के जो स्टेक थे $1.7 बिलियन में एक्वायर कर लिए और उन्हें कंपनी से निकाल दिया। और उसके बाद में वीवर्क में एक नए सीईओ की एंट्री हुई। सबको लगने लगा कि अब एक बार फिर से वीवर्क की रेल पटरी पे आ जाएगी, लेकिन उसी टाइम अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में कोविड-19 आ गया। देखिए दोस्तों, वीवर्क के ज्यादातर कस्टमर स्टार्टअप और छोटी कंपनीज थे जिनके पास पैसे लिमिटेड होते हैं, और कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को घर से काम करने के लिए कहा था। ऐसे में जिन कंपनीज ने या जिन लोगों ने वीवर्क के साथ एग्रीमेंट किया था, अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब एम्प्लॉयज घर से ही काम कर रहे हैं तो खामखा ऑफिस रेंट पे लेने का क्या मतलब। इसके अलावा दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कोविड-19 की वजह से साल 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में वीवर्क को $2.1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा कोविड के बाद तो इनकी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि कोविड के बाद इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लग गई, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनियों ने अपना खर्चा कम करने के लिए एम्प्लॉयज को घर से ही काम करने की हिदायत दी थी, जिसकी वजह से वीवर्क का रेवेन्यू धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों, रेवेन्यू गिरने की वजह से उनको अपने बिजनेस को मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लग गई। और दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग वीवर्क के पास $15 बिलियन के असेट्स हैं, वहीं $18.6 बिलियन का डेट है, यानी कि कर्जा है, और लगभग $100 मिलियन उन लोगों को चुकाना है जिनकी प्रॉपर्टी वीवर्क ने लीज पर ली थी। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस कंपनी के ऊपर इतना कर्जा होगा, भला वो मार्केट में सर्वाइव कैसे कर सकती है। वीवर्क भी कहीं ना कहीं ये बात समझ चुकी थी कि अब इतने बड़े कर्ज को चुका पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए कंपनी ने इसी महीने की 6 तारीख को अमेरिका के न्यू जर्सी के फेडरल कोर्ट में बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। अब दोस्तों, अगर हम भारत में इसके इंपैक्ट की बात करें तो भारत में वीवर्क इंडिया के नाम से मौजूद है, और वीवर्क इंडिया के देश भर में 50 से ज्यादा सेंटर्स है, जिसकी ओनरशिप बैंगलोर की रियल एस्टेट कंपनी एम्बेसी ग्रुप के पास है। मैं आपको बता दूं, वीवर्क इंडिया में एम्बेसी ग्रुप के 73% शेयर है, जबकि बाकी के 27% स्टेक वीवर्क ग्लोबल के पास है। वीवर्क ग्लोबल ने जून 2021 में वीवर्क इंडिया में $10 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। खैर, अगर इंडिया में इंपैक्ट की बात करें तो एम्बेसी ग्रुप ने साफ तौर पे कह दिया है कि वीवर्क की बैंक्रप्सी का उनके इंडियन बिजनेस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में इस कंपनी का बिजनेस एकदम अलग है और ये स्ट्रेटेजिक रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। सो ऐसे में इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या कभी आप वीवर्क का पार्ट रहे हैं, मतलब आपने वीवर्क में काम किया है, या फिर वीवर्क कभी आपने रेंट पे लिया है। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वगैरह शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो भी जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।